पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब 1740 से 1761। इस पेशवा के समय छत्रपति साहू की 1749 ईस्वी में मृत्यु हो गई। फिर राजा राम द्वितीय छत्रपति बना, जिसके साथ पेशवा बाजीराव ने संगोला की संधि 1750 की और संपूर्ण अधिकार पेशवा में निहित था। अतः मराठा राज्य का प्रधान अब पूर्णतः पेशवा बन गया और पुनः पेशवा की शक्ति का केंद्र बना। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बालाजी बाजीराव के समय 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और यह युद्ध अफगान और मराठा के बीच हुआ, जिसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया तो मराठों के नेतृत्व पेशवा का पुत्र सेनापति विश्वासराव ने किया, जो सेना का नाम मात्र का प्रधान था, जबकि व्यवहारिक रूप से सेनापति के रूप में सदाशिवराव भाऊ ने कार्य किया। इस युद्ध में मराठों को क्षेत्रीय शक्ति का सहयोग नहीं मिला। जाट नेता सूरजमल युद्ध से अलग रहा। युद्ध में मराठा तोपखानों का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया। युद्ध में मराठे की पराजय हुई, उसके दोनों सेनापति सहित बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इस संदर्भ में पेशवा को व्यापारियों की सूचना मिली कि उसके दोनों मोती विलीन हो गए। अतः दुख से पेशवा भी मर गया और इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन पंडित काशीराज ने किया है। प्रत्यक्षदर्शी वर्णन पंडित काशीराज ने किया है। चौथा पॉइंट क्या कहता है? पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्धारित नहीं किया कि भारत का कौन शासक बनेगा, बल्कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्धारित नहीं किया कि भारत का शासक कौन बनेगा, बल्कि यह निर्धारित किया कि भारत का शासक कौन नहीं बनेगा। वस्तुतः मराठे मुगल की सत्ता को चुनौती देकर भारत का शासक बनने की दावेदारी कर रहे थे, किंतु पानीपत में हुई पराजय से उनकी इस वफादारी को खोखला साबित किया। अतः अब मराठे भारत का शासक नहीं हो सकते थे। तो दूसरी तरफ विजय होने वाले अफगानों ने भारत का शासक बनने का कभी दावा नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस युद्ध में मराठों की पराजय के 3 निम्नलिखित कारण थे। मराठों की एकता का अभाव था, ठीक है, और चौथ कर वसूली से मराठे के अनेक शत्रु बन गए थे। फलतः युद्ध में मराठे क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते थे। मराठों के सैन्य संगठन में अनुशासन एवं प्रशिक्षण का अभाव था। साथ ही मराठे अपनी परंपरागत गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को छोड़कर आमने सामने के युद्ध में शामिल हुए, जहां वे कमजोर रहे थे, ठीक है। मतलब गोरिल्ला युद्ध में वो स्ट्रांग था, बाकी युद्ध में वो इतना स्ट्रांग नहीं था। पेशवा माधवराव प्रथम 1761 से 72 यह एक योग्य पेशवा था। उसने पानीपत की पराजय के पश्चात मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया। इसके समय में मराठा नेता महाजी सिंधिया के प्रयासों से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। बीमारी के कारण माधवराव की मृत्यु हुई, जिसे मराठों ने पानीपत की पराजय से अधिक घातक माना। पेशवा नारायण राव 1772 से 74 नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव ने कर दी थी, ठीक है, जो वहाँ था ना नारायण राव, किंतु फिर भी यह पेशवा बनने में सफल नहीं हुआ। माधवराव द्वितीय 1775 से 95 यह नारायण राव का अल्पवयस्क पुत्र था। अतः इसके शासन की देखरेख के लिए 12 भाई परिषद का गठन हुआ।
और जिसका प्रमुख नाना फडणवीस था। माधवराव द्वितीय के पेशवा बनने पर रघुनाथ राव निराश होकर अंग्रेजों की शरण में चला और उसने सूरत की संधि 1775 किया, जिसके तहत अंग्रेजों ने उसे पेशवा बनाने के लिए सैन्य सहायता देने की बात कही। इसी के साथ अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और फलतः अंग्रेजों के साथ मराठों का युद्ध शुरू हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। यह युद्ध अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। वस्तुतः बॉम्बे के अंग्रेज अधिकारी भी वैसा ही लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे जैसा कि क्लाइव ने बंगाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर प्राप्त किया था। अंततः 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को ही पेशवा स्वीकार किया। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818। यह अंतिम मराठा पेशवा था। इसको मराठा नेता होलकर ने चुनौती दी, अतः यह भागकर अंग्रेजों की शरण में गया और उसके साथ बसीन की संधि की। इसी समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था, जो भारत में ब्रिटिश कंपनी का सर्वोच्च शक्ति बनना चाहता था और इसी क्रम में उसने देशी राज्यों को अपने अधीन करके सहायक संधि प्रणाली शुरू की और इस तरह मराठा पेशवा के साथ संधि में एक सहायक संधि हुई, जिसके तहत पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया और पूना में ब्रिटिश सेना रखने की बात स्वीकार की। इस सेना का खर्च के लिए पेशवा अंग्रेज को 26 लाख रुपए देगा और यह संधि मराठा के लिए अपमानजनक थी, अतः मराठों ने इसका विरोध किया। इसी क्रम में अंग्रेजों के साथ मराठों का पुनः युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1803 से 5। पहला हुआ था 1795 से 1808 और द्वितीय हुआ था 1803 से 1805। इसी युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने मराठा सरदारों को पराजित कर उनसे अलग संधि कर आर्थिक प्रादेशिक लाभ प्राप्त किया, जैसे भोसले के साथ देवगांव की संधि, सिंधिया के साथ भोसले के साथ देवगांव, ठीक है, भोसले के साथ देवगांव और होलकर के साथ राजापुर घाट की संधि, भोसले के साथ देवगांव की संधि, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 ईस्वी में हुआ और इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अंग्रेजों ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया और इसी क्रम में उनका मराठों के साथ युद्ध शुरू हुआ। वस्तुतः पिंडारी एक लड़ाकू लूटपाट करने वाला समूह था जो मराठा सेना में से सहयोगी के रूप में कार्य करता था। अब ये व्यापारियों को लूटकर कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर रहे थे, अतः अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, जो तीसरा मराठा युद्ध के सामने आई। युद्ध में पेशवा को पराजित कर अंग्रेजों ने उनके साथ पूना की संधि की, जिसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। इसी के साथ मराठवाड़ा क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। इस तरह कपास उत्पादक क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित कर ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांतियों की आवश्यकता की पूर्ति की गई। मराठा प्रशासन क्या था के बारे में, राज्य की आय का सर्वप्रमुख स्रोत क्या था, तो चौथ और सरदेशमुखी। मराठा जो थे तो वो स्वराज क्षेत्र थे। मराठों का शासन मुल्क एक कदीम, यहाँ से मराठा सरदार से सरदेशमुखी नामक कर लिया जाता था, जो उनकी आय का 10% था और यह सीधे छत्रपति को जाता था। छत्रपति वहाँ का राजा होता था और पेशवा वहाँ का प्रधान होता था। और मुल्क एक कदीम, ठीक है, स्वराज क्षेत्र में मुल्क एक कदीम पड़ोसी क्षेत्र, यहाँ में मराठों को देखो अपने क्षेत्र से सरदेशमुखी वसूलते थे, दूसरे जो पड़ोसी राज्य रहते थे उनसे वो ये चौथ वसूलते थे।
और यहाँ से मराठे चौथ वसूलते थे, जो राज्य की आय का चौथाई 25% था। यह आक्रमणों के बदले लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। चौथ का विभाजन मराठा सरदार में होता था। इससे मराठों के शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हुई। चौथ क्या था? तो मराठा राज्य में आय का प्रमुख स्रोत चौथ एवं सरदेशमुखी थे। चौथ का विभाजन विभिन्न मराठा सरदारों के बीच होता था, जो निम्नलिखित नाम से जाना जाता था। मोकास वसूले गए चौथ का सर्वाधिक 66% भाग मराठा सरदार को मिलता था, जिसे मोकास कहा जाता था। बाबती चौथ का 25% छत्रपति को जाता था। सहोदरा क्या था? जो चौथ का 6% ये सचिव को जाता था। और नांद गोंडा यह चौथ का 3% जो छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता था। मराठों के यह गांव का मुख्य अधिकारी पटेल या पाटिल कहलाता था, जो कर संबंधित कार्य एवं न्यायिक कार्यों से जुड़ा था। पटेल के नीचे कुलकर्णी नामक अधिकारी था, जो गांव की भूमि का लेखा जोखा रखता था। इसके नीचे चौगुले होते थे, जो कुलकर्णी के लेखों को देखभाल करते थे। इसके अतिरिक्त गांव में 12 अलूटे बलूटे होते थे, जो अन्य सहायक कार्यों में से जुड़े हुए थे। पंजाब 12 मिसलों में विभाजित था। सुरकछिया मिसल सर्वाधिक शक्तिशाली था। महाराजा रंजीत सिंह 1780 से 1839 से। अल्पवयस्क उत्तराधिकारी दिलीप सिंह। पंजाब में 12 मिसलें मौजूद थी, जिनमें सुरकछिया मिसल सर्वाधिक शक्तिशाली था। रंजीत सिंह इसी मिसल से संबंधित थे। उन्होंने अन्य मिसल पर नियंत्रण स्थापित कर पंजाब राज्य का निर्माण किया और 1799 में लाहौर पर नियंत्रण कर उसने अपनी राजधानी बनाया। रंजीत सिंह ने अफगान शासक जमान शाह की चिनाब नदी में गिर गई तोपों को निकलवा कर उसके पास भिजवा दिया, जो बदले में जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। 1809 ईस्वी में तीसरा पॉइंट है कि 1809 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि मेटकॉफ ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की मित्रतापूर्वक संधि की, और जिसके तहत दोनों ने एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान की बात की। रंजीत सिंह ने अफगान शासक शाह शुजा की सहायता की, बदले में उसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। 5वां पॉइंट है फ्रांसीसी यात्री विक्टर जेंकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की, और उसने छोटा बोनापार्ट भी कहा जाता है। रंजीत सिंह निरंकुश शासन में विश्वास करते थे। उन्होंने गुरमत प्रजातांत्रिक सिख व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः इस व्यवस्था के तहत विभिन्न सिख मिसल एक साथ बैठकर निर्णय लेते थे, और ऐसी बैठक वर्ष में एक बार होती थी। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने सर्वाधिक ध्यान सेना के गठन पर दिया और यूरोपीय पद्धति से सेना का गठन किया। ब्रिटिश अधिकारी ऑकलैंड ने इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सेना कहा। रंजीत सिंह ने घुड़सवार सेना के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को नियुक्त किया, और पैदल सेना के लिए इटली के सेनापति जनरल वंटूरा को नियुक्त किया, और तोपखाने के परीक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति कोर्ट और गार्डनर को नियुक्त किया। रंजीत सिंह ने अपनी सेना में विभिन्न धर्म के लोगों को शामिल किया। उनके तोपखानों का प्रधान इलाही बख्श था। रंजीत सिंह ने अपनी सेना का महान वेतन पद्धति से नियुक्त किया। रंजीत सिंह के राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, जो उत्पादन का 30 से 40% कर दिया जाता था। इसका राज्य 4 प्रांत लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर में विभाजित था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के पास राज्य में गुटबाजी बढ़ी। फलतः यहाँ सिहलवादिया एवं डोगरा गुटों के बीच संघर्ष बढ़ा। वस्तुतः रंजीत सिंह के पश्चात खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और तत्पश्चात 1843 में दिलीप सिंह। इस राजनीतिक अस्थिरता एवं गुटबंदी के कारण अंग्रेजों को पंजाब में हस्तक्षेप का मौका मिला, और इस क्रम में सिखों के साथ युद्ध शुरू हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से चली। इसी समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स था। इसके अधिकारी मेजर ब्रॉडफुट ने सिखों के विरुद्ध उत्तेजक बयान दिया।
फलतः सिख सेना ने क्रोधित होकर अंग्रेजों पर हमला किया और जहां अंततः सिख सेना पराजित हुई और दिलीप सिंह के साथ अंग्रेजों ने लाहौर की संधि मार्च 1846 ईस्वी में की, जिसके तहत लाहौर में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया गया और साथ ही अंग्रेजों ने कश्मीर राज्य प्राप्त हुआ और उसे गुलाब सिंह को बेच दिया। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने दिलीप सिंह के साथ भैरोवाल की संधि दिसंबर 18, जिसके तहत लाहौर दरबार में एक अस्थायी सेना रखी गई तथा दिलीप सिंह की माता रानी जिंदन कौर की संरक्षिका की भूमिका समाप्त कर दी गई। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध। इसी समय ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी था जो युद्ध की विस्तार की नीति पर बल दे रहा था। इसने सिखों पर युद्ध आरंभ करने का आरोप लगाया और कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि सिखों से युद्ध अवश्य लड़ा जाएगा। अंततः सिखों की ओर युद्ध में पराजित कर 1849 ईस्वी में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अवध 1856। शहादत खां। स्वतंत्र अवध की राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में शहादत खान ने की थी और फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। इसने नादिर शाह को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु भेद खुलने के डर से आत्महत्या कर लिया। सफदरजंग। मुगल सम्राट अहमद शाह ने अपने वजीर बनाया और अंततः यह नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। सुजाउद्दौला। अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम का साथ दिया और किंतु ये युद्ध में पराजित हुआ। अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की इस संधि के तहत अवध अंग्रेजों के मित्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। आसिफउद्दौला। इसने अपनी राजधानी लखनऊ बनाई और वहां से विशाल भवन इमामबाड़ा का निर्माण कराया। वाजिद अली शाह। यह अवध के अंतिम नवाब था और ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी के कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। वस्तुतः अवध में ब्रिटिश प्रतिनिधि आउटरम के नेतृत्व में एक सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसी रिपोर्ट के आधार पर अवध की संदर्भ में एक गैर सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके नेतृत्वकर्ता कैप्टन लोकेट और बिशप हीबर थे। इसमें अवध के शासन की प्रशंसा की गई है। चैप्टर 3 ब्रिटिश साम्राज्यवाद नीतियाँ। सहायक संधि प्रणाली। ठीक है ना, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। यूरोपियों का आगमन। अब है ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। पहला चैप्टर हो गया ना, यूरोपियों का आगमन था, ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार था। सहायक संधि प्रणाली। पृष्ठभूमि क्या है, क्यों लागू की, विशेषता या प्रावधान क्या है, मूल्यांकन, कंपनी को लाभ क्या है और भारतीय राज्यों की हानि क्या है। देशी राज्य। अपने यहाँ ब्रिटिश सेना रखेगा। देशी राज्य को विदेशी नीति। अंग्रेजों के अधीन। नियुक्ति में अंग्रेजों को परामर्श अनुमति अनिवार्य था। देशी राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा और ब्रिटिश संबंधित देशी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य पर निर्भर होगा और इसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं करेगा। सहायक संधि क्या है। सर्वप्रथम भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप कर सैनिक सहायता देने के बदले धन प्राप्त करने की योजना फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने बनाया था और इसी को क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू किया था, किंतु सहायक संधि प्रणाली को सर्वप्रथम गवर्नर वेलेस्ली ने बनाई थी। भारत आगमन के साथ वेलेस्ली ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया हुआ। वो कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता है और साथ ही देशी राज्यों के अभिन्न करना भी उसका लक्ष्य है। वस्तुतः यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और नेपोलियन के साम्राज्यवाद अभियान से ब्रिटिश को चुनौती मिल रही थी। ऐसी स्थिति में भारतीय शक्तियाँ, विशेषकर मैसूर द्वारा फ्रांसीसियों से गठबंधन का प्रयास अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। अंततः एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की जरूरत थी जो भारतीय शक्तियों को अपने अधीन कर सकते और इसी क्रम में सहायक संधि प्रणाली लागू की गई। सहायक संधि करने वाले देशी राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखी गई। वस्तुतः संबंधित देशी राज्य पर होने वाले किसी आक्रमण से अंग्रेज उसका सुरक्षा करेंगे और इसके लिए कंपनी उस राज्य में एक सेना रखेगी जिसका खर्च संबंधित राज्य देगा। संधि करने वाले देशी राज्य का विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन रहेगी, अर्थात संबंधित राज्य युद्ध या शांति के संबंध में किसी अन्य राज्य से कोई समझौता नहीं करेगा।
संधि करने वाले राज्य को अंग्रेजों की अनुमति के बिना यूरोपीय और अंग्रेजों के शत्रु राज्य की अपनी सेवा में रखने का अधिकार नहीं होगा। संधि करने वाले देशी राज्यों में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखा जाएगा। और 5वां है, कंपनी संबंधित राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, तंजौर 1800 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। मूल्यांकन, ब्रिटिश के लाभ, देशी राज्यों को इस संधि के माध्यम से निशस्त्र कर दिया गया, अर्थात सैन्य शक्ति से कमजोर कर दिया गया। अब देशी राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कंपनी की सेनाएं देशी राज्यों से धन तैयार हो गई और इस सेना का प्रयोग भारतीयों के विरुद्ध किया जाना था। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार में सहायता मिली। फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय राज्यों से समाप्त हो गया। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़ा बाजार मिला। ठीक है, मूल्यांकन में है। पहला, ब्रिटिश को लाभ हुआ। दूसरा क्या था कि भारतीय राज्यों को हानि। संधि करने वाले देशी राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। वस्तुतः प्रजा के विद्रोह के भय से अभी तक शासक जो कुछ उत्तरदायित्व महसूस करते थे, अब ब्रिटिश सुरक्षा की गारंटी प्राप्त करने से विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया और ऐसे में शासक आलसी और विलासी हुए। देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। हस्तशिल्प उद्योगों की पतन की क्रिया तीव्र हुई, क्योंकि भारतीय शासक हस्तशिल्प के संरक्षक और खरीदार थे, किंतु अब सहायक संधि से बंधने के कारण वे संरक्षण देने में असमर्थ हो गए। इस तरह सहायक संधि प्रणाली से देशी राज्य कमजोर हुए। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी थी और अंत में सुरक्षा भी नहीं मिली और स्वतंत्रता भी चली गई। ये इंटरव्यू में एक बार पूछा है, ऐसा इंटरव्यू में टाइप क्वेश्चन है। डलहौजी की नीतियाँ 1848 से 1856। विस्तारवादी नीति कार्य है, उसका क्या किया है, ठीक है। देखो अब युद्ध द्वारा किसको किया है, तो पंजाब को 1849 में और दक्षिण बर्मा पेगू को 1852 में। ठीक है, विस्तार युद्ध द्वारा किया है पंजाब को 1849 में और दक्षिणी बर्मा पेगू को 1852 में। शांति द्वारा विधि सम्मत तरीके से कुशासन के आरोप में और हड़प नीति, गोद निधि निषेध, सतारा 1848, संबलपुर एवं जैतपुर 1849, बघाट 1855, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर को 1854 में। ठीक है, हड़प की नीति या गोद निषेध नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, पंजाब को 1849 में और दक्षिण बर्मा पेगू को 1852 में। कुशासन के आरोप में अवध को 1856 में। हड़प नीति, गोद निषेध नीति, सतारा को 1848 में, संबलपुर एवं जैतपुर को 1849 में, बगाड़ को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 में। ठीक है, डलहौजी का काल, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तारवादी का अंतिम चरण तथा मुक्त व्यापार की नीति का शीर्ष स्वरूप 1856। विलय विस्तार की नीति का प्रारंभ 1813 के एक्ट में। मुक्त व्यापार की नीति का प्रारंभ हुआ था 1813 वाला एक्ट है जो उसमें किया गया था। औद्योगिक क्रांति के कारण अतिशय उत्पादन की वजह से कंपनी का व्यापारी के अधिकार समाप्त हो गया और भारत का दरवाजा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी को कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी को। डलहौजी की विस्तारवादी नीति। डलहौजी का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का काल था। वस्तुतः 1813 के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में प्रत्यक्ष रूप से राज्यों को ब्रिटिश राज्य का अंग बनाने की रही और इसका कारण यह था कि ब्रिटेन में हो रही औद्योगिक क्रांति से एक तरफ कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए
एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार को 1813 में जहां आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, वहीं राजनीतिक क्षेत्र में विलय विस्तार की नीति अपनाई गई। डलहौजी ने ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए विस्तारवादी नीति के क्रम में युद्ध के माध्यम से पंजाब को मिलाया तो शांतिपूर्ण तरीके से कुशासन के आरोप में अवध को मिलाया। तथा हड़प नीति के माध्यम से विभिन्न राज्यों को मिल। इस तरह डलहौजी की भारतीय राज्यों की विलय का समामेलन की नीति युद्ध और शांति पर आधारित थी। नीति क्या था? तो युद्ध और शांति पर आधारित था। ठीक है। डलहौजी की हड़प नीति गोद निषेध नीति। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाली हड़प नीति कहलाती थी, जिसका निर्माण डलहौजी ने किया था। डलहौजी ने घोषित किया कि हमारी नीति देशी विरासत को मिलाने की है। वस्तुतः लंदन स्थित कंपनी के संचालक मंडल ने यह नीति बनाई कि करों को प्राप्ति अथवा नए प्रदेश की प्राप्ति का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, और डलहौजी ने इस नीति का पालन करते हुए भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के मानचित्र की गति तीव्र से परिवर्तन किया। और वस्तुतः इसी समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और मुक्त व्यापार की नीति लागू थी। इस औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से पूरा करना चाहा। कंपनी ने दावा किया कि जिस तरह से मुगल सम्राट सर्वोच्च अधिकारी रखता था, उसी तरह कंपनी भी रखती है, और इस आधार पर कंपनी ने विभिन्न राज्यों को मिलाने की नीति पर बल दिया। वस्तुतः भारत में राज्यों के गोद लेने की प्रथा के संदर्भ में यह कहा गया है कि इसे स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना कंपनी के विवेक पर निर्भर है। और इसी क्रम में डलहौजी ने गोद निषेध नीति का निर्माण करते हुए सतारा, जैतपुर, बघाट, झांसी आदि को राज्यों में ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश की डलहौजी की विस्तारवाद नीति का परिणाम यह हुआ कि एक विशाल क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ। फलतः उन्हें कच्चे माल की प्राप्ति और निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़ा बाजार प्राप्त हुआ। और इस तरह डलहौजी ने विधि सम्मत तरीके से राज्यों को समामेलन करने की नीति में अपनाई। उसने भारत की ब्रिटिश मानचित्र को इस गति से परिवर्तित किया जो किसी सैनिक अभियान से संभव नहीं था। डलहौजी का विलय विस्तार की नीति ने भारतीय राज्यों को भी असंतुष्ट किया। अपने अधिकारों से वंचित किए जाने के शासकों का भी विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह के बाद इसे समझा जा सकता है, और इसी विद्रोह के उपरांत भारत से कंपनी की शासन की समाप्ति हुई। डलहौजी के कार्य। डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को पूरा करने के लिए क्रम में भारत में अनेक कार्य। उसने विभिन्न राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन लाकर भारत का राजनीतिक एकीकरण करने की भूमिका निभाई। डलहौजी ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया, और उसके समय 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। इसमें लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय के निर्माण की बात कही गई। और इस तरह डलहौजी के काल में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हुई। डलहौजी ने संचार और परिवहन के क्षेत्र में भी कार्य किया। वस्तुतः डलहौजी के काल में पहली बार 1853 ईस्वी में रेल का परिचालन बम्बई से थाने के बीच आरंभ हुआ, और इसी तरह 1852 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना की गई, और 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस अधिनियम हुआ, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। डलहौजी ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना की, और इसके तहत इसके पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य सैनिक विभाग के अंतर्गत होता था। ये जो PWD था ना, पहले सैनिक विभाग के अंतर्गत होता था। इसी क्रम में सड़कों और पुलों का निर्माण हुआ। डलहौजी ने भारत के सभी बंदरगाह विदेश व्यापार के लिए खोल दिया, और इसने बम्बई, कलकत्ता, कराची बंदरगाह पर प्रकाश स्तंभों का निर्माण कराया। फलतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। डलहौजी के काल में इस कार्य को आधार देते हुए आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। वस्तुतः
उसने विभिन्न भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बनाकर भारत का राजनीतिक एकीकरण किया और साथ ही आधुनिक शिक्षा, डाक तार व्यवस्था, रेलवे आदि की विकास कर आधुनिकता की नींव डाली। उसका यह भी कार्य ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से परिचालित था। 30 मिनट वीडियो हो गया, अब इसको स्टॉप करती हूँ।